Welcome back to my channel. So, we have taken chapter number 14 of class 9th, that is natural resources. And in our previous video, in part 1, we have talked about the movement of air, that is air. We have talked about lithosphere, we have talked about hydrosphere, and we have talked about biosphere. ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन द क्लाइमेट कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पुरानी अपनी पार्ट 1 जो इसका है उसमें देख ली थी, ठीक है। सो नाउ इन दिस वीडियो वी हैव टू स्टार्ट विद द रेन टॉपिक, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो बेसिकली अब इसमें क्या है कि इसमें तो पहले में ही एक एक्टिविटी दी गई है कि ये जो रेन है वो कैसे फॉर्म होती है। तो उसके लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है। क्या करना है कि आपको एक छोटी सी बॉटल लेनी है और उसमें मतलब आपको बॉटल लेनी है और उसमें वाटर फिल करना है। पूरा नहीं फिल करना है, थोड़ा ही फिल करना है, ठीक है। 5 to 10 ml के अप्रॉक्स, और उस बॉटल को टाइटली एकदम क्लोज कर देना है और उसको आपको 10 मिनट्स के लिए एटलीस्ट सन में रखना है। अब आप देखेंगे कि बॉटल के ऊपर में छोटे 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 वाटर वेपर्स हो गए हैं। अब आपको इंसेंस स्टिक मतलब धूप बत्ती या अगरबत्ती को उसके पास लेकर के आना है। मतलब उसकी बॉटल मतलब उसका जो नॉब है, उसका जो कैप है, उसको खोलना है और उसमें वो जो इंसेंस स्टिक है वो डालनी है, ठीक है। जहाँ तक पानी नहीं हो वहीं तक डालनी है, ठीक है। अब डालनी है तो आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा सा स्मोक जो है वो पूरा भर जाएगा, पूरा स्मोक से वो भर जाएगा और उस बॉटल को जल्दी से फिर हमको दोबारा से भर देना, बंद कर देना है। जैसे ही उसमें इंसेंस स्टिक का स्मोक पूरा भर जाए और उसको अच्छे से बंद करना है, ठीक है। अब प्रेस द बॉटल हार्ड बिटवीन द हैंड्स एंड क्रश इट एज मच एज पॉसिबल। अब उस थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि क्या होगा। अब होगा क्या बेसिकली कि इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगेगा हम लोगों को। अब ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोगों को बताने हैं कि धीरे धीरे इस एक्सपेरिमेंट से बहुत ही स्मॉल स्केल पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलेगा कि जब हाई कंटेंट ऑफ वाटर वेपर के साथ जाता है, ठीक है, तो अ रीजन इज़ हाई प्रेशर टू अ लो प्रेशर। अब ये इसको एकदम हम सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। होता क्या है कि देखिए, अगर आपके आसपास, घर के आसपास कोई लेक हो, कोई पॉन्ड हो, कोई रिवर हो, कोई कुछ भी हो, ठीक है, कुछ जहाँ पर पानी फिल रहता है, तो यू ऑल नो कि इवेपरेशन होता है, ठीक है। वाटर का इवेपरेशन होता है क्योंकि सन की जब रेस पड़ती हैं और दिन में तो कितनी गर्मी रहती है, तो धीरे धीरे ये जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं धीरे धीरे ये इवेपरेट करके इसका जो गैस होता है वो ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ जैसे ही जाता जाएगा तो उसको एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा ठंडा मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे उसको ठंडा मिलता जाएगा तो ये धीरे 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 करके ये वाटर ड्रॉपलेट्स बनते चले जाएंगे। आपस में जब ये मिक्स हो जाएंगे फिर वही बादल बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा ठंडा है, तो वो जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है ऊपर में, तो वो धीरे धीरे करके वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो थोड़े सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं और उसके बाद वो क्लाउड्स फॉर्म कर लेते हैं। क्योंकि जब एक से ज़्यादा ड्रॉपलेट्स आपके मिल जाएंगे और जब वो ड्रॉपलेट्स जो ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं तो वही पानी बन करके फिर से दोबारा हमारे अर्थ पर गिरते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज वाटर साइकिल के इवेपरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर रेन के फॉर्म में फिर से वाटर नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब भी हवा जो होती है वो किस डायरेक्शन में बहती है, वो हवा हमेशा जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जो है वो बहती है। तो यही चीज़ बताया गया है, व्हेन एयर अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ वाटर वेपर गोज फ्रॉम अ रीजन फ्रॉम हाई प्रेशर टू अ लो प्रेशर या और वाइस वर्सा, ठीक है। क्योंकि जो वाटर बॉडीज़ हैं वो हीट होंगी दिन के टाइम पे, ठीक है। तो जब हीट होंगी और ऊपर की तरफ जाएंगी एयर के साथ कांटेक्ट में, क्योंकि एयर भी तो हॉट है ना उस समय, ठीक है। तो सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ऑल्सो गेट इनटू द एटमॉस्फेयर।
क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं ना, वो वाटर वेपर्स क्या हैं, ऊपर की तरफ जाती जा रही हैं, ऊपर की तरफ जाती जा रही हैं। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ ह्यूमन भी कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं जिसकी वजह से वाटर वेपर्स बन रहे हैं और वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। एंड दिस एयर ऑल्सो गेट हीटेड, ठीक है, और एयर भी आपका हीटेड फॉर्म में है। तो जो हॉट एयर है वो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे जैसे अगर हॉट एयर, अगर, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग में पढ़ी है कि अगर कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा हीट फॉर्म में होगी या, तो वो क्या होगा ना, उनको जैसे जैसे हम गर्म करते रहते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में वो इधर उधर भागने लगते हैं, ठीक है, आपस में मतलब इधर उधर जाने लगते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जो जो यहाँ पर एयर है वो भी तो ऊपर की तरफ ही जा रही है, मतलब कि राइज हो रही है ना ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जो मान लीजिए कि ये लेक है, ठीक है, अब यहाँ पे जो एयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा एयर गर्म है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसमें से जो वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ उड़ करके जा रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ जो वाटर वेपर्स के फॉर्म में ये जो मुड़ के जा रहे हैं, तो ये एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो इनको भी साथ में अपने साथ लेते हुए चले जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो जब एयर, एज द एयर राइजेस इट एक्सपैंड्स एंड कूल्स, ठीक है, धीरे 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 करके जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती जाएगी एयर, तो वो धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी, ठीक है, क्या होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी। एंड दिस कूलिंग कॉजेज द वाटर वेपर्स इनटू द एयर टू कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स, वही चीज़ बताया, टाइनी ड्रॉपलेट्स में वो बन जाते हैं। तो ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है, ठीक है, water is facilitated if some particles could be as a nucleus for these drops to form around। अब ये क्या है, अब मान लीजिए ये जो ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, ये ड्रॉपलेट्स बहुत आसानी से बन सकते हैं अगर कोई सस्पेंडेड पार्टिकल हो इन द, अब ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द सेंस, मान लीजिए कोई डस्ट है, एकदम छोटा सा बहुत ही डस्ट पार्टिकल है, तो यहाँ पर ये जो वाटर ड्रॉपलेट बनेगा वो बहुत आराम से बन जाएगा, ठीक है, बहुत नॉर्मली बन जाएगा, बहुत आसानी से बन सकता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर बताइए, नॉर्मली जो डस्ट होते हैं या अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं एयर में, तो ये इस फंक्शन को अच्छे से एयर में जो होते हैं वो परफॉर्म कर पाते हैं। जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं ना, वो बहुत आराम से वो अपना शेप ले पाते हैं, आराम से बन जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे ये ड्रॉपलेट्स बड़े होते जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ठंडे होते जाएंगे, तो इनका जो साइज़ है ये वाटर ड्रॉपलेट्स का, जैसे ही ये फॉर्म हो गया, धीरे धीरे ये करके बड़े होते चले जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके बड़े होते जाएंगे बाय द कंडेंसेशन ऑफ दिस वाटर वेपर, ठीक है, क्योंकि ऊपर में जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या है, कूल डाउन होते चला जाता है। तब ये जो ड्रॉप्स हैं बहुत ज़्यादा जो हैवी हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एक ड्रॉप थी वो धीरे धीरे भारी होती जाएगी ना, फिर उसके बाद जब ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं तो ये रेन के फॉर्म में ही नीचे की तरफ गिरती हैं। तो ये जो टेम्परेचर है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ लो, अब मान लीजिए कि ऊपर की तरफ ये क्लाउड्स बन गए, अब ये नीचे की तरफ ये आ रही हैं, ठीक है, अब ये वाटर अब नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि अब इसकी कैपेसिटी जो है इसको होल्ड करने की वो बहुत ज़्यादा नहीं रह गई है, तो अब ये नीचे की तरफ आएगा। अब मान लीजिए कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है नीचे का वो बहुत ज़्यादा लो है एयर का। अब जैसे जो चीज़ ठंडियों में होती है, अगर आप लोगों ने ठंडियों में देखा होगा तो शिमला वगैरह में, इंडिया में शिमला वगैरह में या ऊपर जम्मू के साइड में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर रहता है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है। तो ये जो गिरती तो ये वाटर के फॉर्म में ही है, लेकिन ये जो लो टेम्परेचर है ये इनको क्या करता है, इट गेट प्रेसिपिटेटेड एंड मे अकर इन द फॉर्म ऑफ स्नो। अब ये धीरे धीरे स्नो के फॉर्म में ये ज़मीन पर गिरती तो हैं ये रेन के फॉर्म में, लेकिन ये जो टेम्परेचर है जो बहुत ही ज़्यादा लो है अगर हमारे आसपास का, तो वो स्नो के फॉर्म में या स्लीट के फॉर्म में या हेल के फॉर्म में वो हमारे अर्थ पर गिरती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि देखिए सिंपल सी चीज़ है कि बताया गया है रेन कैसे होती है, और अगर वही चीज़ रेन कैसे होती है कि लेक से गया और मतलब ऊपर में क्योंकि हॉट है धीरे धीरे ऊपर गया, क्लाउड्स फॉर्म हुए, क्लाउड्स बने, क्लाउड्स के बाद फिर वही रेन आई, लेकिन अगर नीचे लो टेम्परेचर है तो वही स्नो, स्लीट और हेल के फॉर्म में रहेगी, लेकिन अगर टेम्परेचर हाई है तो वही रेन के ही फॉर्म में मतलब वाटर के फॉर्म में ही हमें मिलेगी, ठीक है। तो वही चीज़ बताई गई है कि जैसे जैसे रेन पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स,
रेन पैटर्न्स डिसाइड कर, अब जिस तरफ हवा जाएगी उसी तरफ तो रेन जाएगी ना। अब जैसे मान लीजिए हवा अगर इस तरफ चल रही है तो रेन क्या होती है, मान लीजिए हवा अगर ये हवा ऐसे ऐसे चल रही है तो रेन क्या होगी, इसी तरफ जाएगी, ठीक है, रेन इधर इसी तरफ जाएगी, ठीक है। अगर हवा इस तरह से जा रही है तो रेन भी इसी तरीके से होगी। तो जिस तरफ हवा चलती है तो रेन का पैटर्न भी वही हवा ही डिसाइड करती है किस तरफ से चलेगी। तो वही चीज़ बताया गया है, इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया मोस्टली रेन्स आर ब्रॉड बाय साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब ये नीचे के रीजन से, ऐसे बहुत ज़्यादा रीजन में ऐसे करके आती है रेन, ठीक है। और वही, और नेक्स्ट क्या बताया गया है, बाय द साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ से आ जाएंगे कि यहाँ से ज़्यादा तक आती है मानसून जो आते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से आते हैं मानसून, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। वी हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट रिपोर्टिंग दैट द डिप्रेशन का मतलब बेसिकली गड्ढा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन द बे ऑफ बंगाल हैज़ कॉज्ड रेन इन सम एरियाज़। होता क्या है ना कि इसमें भी वही है कि जैसे जैसे होगा क्या कि हाई प्रेशर क्रिएट होगा, कैसे, अब जैसे मान लीजिए कि बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में हाई प्रेशर है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हवा किस तरफ बहती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है, हवा जाती है। तो जैसे जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए लो प्रेशर है, ठीक है, लो प्रेशर है, तो ये यहाँ पर आकर के इसकी जगह ले लेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो चुका है। तो फिर मानसून हमें मिल जाता है, ठीक है, मानसून हमें देखने को मिलता है। वही जो आप कह सकते हैं बारिश जो है वो होती है। सिंपल सी चीज़ ये है कि जो मानसून है या जो रेन है वो डिसाइड करता है हवा का पैटर्न, कि किस तरफ हवा चल रही है, उसी तरीके से उसी एरियाज़ में ज़्यादा तक बारिश देखने को मिलती है, ठीक है। और जिस तरफ हवा का रुख रहेगा उसी तरफ रेनफॉल होगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर एक्टिविटी में भी बताया गया है कि कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए वेदर की रिपोर्ट्स या न्यूज़पेपर से, या वेदर रिपोर्ट की आप टेलीविज़न पे देख रहे हो या न्यूज़पेपर पे, कि पूरी कंट्री में कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी वेदर रिपोर्ट है। और एक और चीज़ है कि रेन को हमेशा रेन गॉज, एक इंस्ट्रूमेंट है रेन गॉज की हेल्प से हम मेजर करते हैं कि कितनी रेनफॉल हुई है, ठीक है। तो वो ये चीज़, ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, ये चीज़ बताई गई है, ओके। इसके बाद में भी एक एक्टिविटी है कि फाइंड आउट मोर अबाउट द मानसून एंड साइक्लोन फ्रॉम द लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी से पता लगा सकते हैं मानसून और साइक्लोन्स के बारे में। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप अच्छे से इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ओके। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द एयर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के बारे में, एयर पॉल्यूशन आप लोग आई होप यू ऑल हैव स्टडीड इन द 6th क्लास ऑल्सो, 7th क्लास ऑल्सो, 8th क्लास ऑल्सो। आई होप यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट दिस इन योर प्रीवियस क्लासेस। और मोस्टली हम लोग आजकल वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और न्यूक्लियर पॉल्यूशन, ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को सुनने को मिल रहा है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए पॉल्यूशन होता क्या है। पहले हमको ये जानना है कि पॉल्यूशन है क्या। तो पॉल्यूशन क्या है कि कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज विच इज़ अकरिंग इन द नेचर, कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज विच इज़ अकरिंग इन द अनडिज़ायरेबल चेंज विच इज़ अकरिंग इन नेचर, कोई भी ऐसा डिज़ायरेबल चेंज जो कि नेचर में हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉल्यूशन। तो वो चेंज आपका वाटर रिसोर्सेज में भी हो सकता है, मतलब वाटर रिजर्वॉयर में भी हो सकता है, एयर रिजर्वॉयर में भी हो सकता है, सॉइल रिसोर्सेज में भी हो सकता है। वो चेंज किसी भी चीज़ में हो सकता है, ठीक है। अब अभी हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे पॉल्यूटेंट के बारे में, पॉल्यूटेंट के बारे में। अब ये पॉल्यूटेंट क्या है? पॉल्यूटेंट का मतलब हो गया थिंग्स दैट कॉज पॉल्यूशन, ऐसी चीज़ें जो पॉल्यूशन कॉज कर रही हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग व्हीकल्स चलाते हैं, उसमें से कितनी सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, तो वो आपका हो गया पॉल्यूटेंट। अब जैसे जो पॉलीथीन वगैरह का यूज़ किया जा रहा है, जो कि नदियों में लोग फेंक दे रहे हैं, तो पॉल्यूटेंट क्या हो गया वहाँ पर? वहाँ पर पॉल्यूटेंट पॉलीथीन हो गया, ओके। तो
बेसिकली क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में अगर दीज डेज वी टॉक्ड अबाउट, तो वी आर यूजिंग सो मैनी व्हीकल्स और जिनमें से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं और हम लोग बहुत सारे चीज़ें भी यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे अगर हम लोग व्हीकल्स की बात कर लें तो उसमें से हम लोगों को NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जा रहा है और सल्फ़र ऑक्साइड भी आपको मिल जा रहा है, ठीक है, सल्फ़र ऑक्साइड भी मिल जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो हमको व्हीकल से मिल जा रही हैं, ठीक है। ये सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं, मतलब ये जो पॉल्यूशन हो रहा है ये व्हीकल्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। जो लोग कंबशन करते हैं, जब कंबशन किया जाता है तो अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो CO2 निकलेगा और अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो CO का फॉर्मेशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये गैसेस भी निकल रही हैं। साथ ही साथ जो लोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का यूज़ कर रहे हैं उनमें पहले CFC वगैरह भी यूज़ की जाती थी। नाउ दीज डेज इफ़ आई विल टॉक अबाउट दीज डेज, तो CFC इज़ बैंड नाउ। देयर आर सम अदर gases which are using so many people are using in the air conditioner and refrigerator। अभी CFC नहीं यूज़ हो रही है, तो CFC का लोग यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर में, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इन सब का काम क्या है, ठीक है, होता क्या है। अब ये जैसे अगर हम बात करें ये जो पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स की, ये जैसे हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए या कोल की अगर हम बात कर ले, तो इनमें से हमें लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फ़र मिलता है और जब हम इन्हें बर्न करते हैं तो इनमें से नाइट्रोजन और सल्फ़र के ऑक्साइड मिलते हैं। तो जब ये जो ऑक्साइड हैं, ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फ़र के, जब ये रिएक्ट, क्योंकि ऊपर से बारिश तो होगी ही, ठीक है, ऊपर से बारिश तो होगी ही, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आपका जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इट विल, जब ये वाटर के साथ रेन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब ये नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है, ठीक है। और जब ये सल्फ़र रिएक्ट करता है, मतलब सल्फ़र डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है आपके एसिड के साथ में, सॉरी एसिड कह रही हूँ, वाटर के साथ में, जो रेन वाटर है, तब दिस फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरीके से कि ये इससे क्या होगा कि एसिड रेन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये दीज आर फॉर्मिंग एसिड रेन। तो जिसकी वजह से आप लोगों ने सुना होगा ताजमहल बहुत ज़्यादा उसमें पैचेस पड़ने लगे हैं और येलो होता चला जा रहा है। इसके इम्पैक्ट से बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं, सॉइल ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी, अगर हम बात करें किसकी, हाँ, मान लीजिए कि कोल को बर्न किया गया या किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से बर्न किया गया है, कंबशन कहीं पे भी हो रहा है तो CO2 गैस रिलीज़ होगी, ठीक है। लेकिन अगर CO2 अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है, क्योंकि CO2 क्या है, हीट को ट्रैप करती है। क्या करती है? हीट को ट्रैप करती है। जो सन से हीट मिल रही है हमें, इसको वो ट्रैप करती है। तो अगर हम ट्रीज़ काटते जाएंगे, मतलब डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो जाएगा, पेड़ हमेशा बस कटते जा रहे हैं और व्हीकल्स का हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या कंबशन बहुत ज़्यादा हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का और उसमें से CO2 ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा है, तो क्या होगा कि CO2 ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्सेसिव हो जाएगा CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में और हीट जो है वो ज़्यादा ट्रैप होने लगेगी। जब हीट ट्रैप होने लगेगी तो हमारे अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो राइज़ करने लगेगा। टेम्परेचर राइज़ का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगेगी और जब गर्मी होने लगेगी तो ग्लेशियर्स वगैरह पिघल जाएंगे ग्लेशियर्स वगैरह पिघल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लो लाइन एरिया हैं वहाँ पर फ्लड आ सकता है, क्योंकि ग्लेशियर्स जब पिघलेंगे तो जो लो लाइन प्लेन्स हैं, जो निचले एरिया पे जो एरियाज़ हैं निचले प्लेन पे, वो बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं या पूरा शहर ही डूब सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं ना। फिर इसके बाद ये भी हो सकता है कि अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो, मतलब कि अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ये तो और ज़्यादा डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि जो हम इनहेल करते हैं वो तो O2 गैस इनहेल करते हैं ना। CO क्या है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। हम इनहेल क्या करते हैं, O2 इनहेल करते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन को ट्रैप करता है और ये जो है यही जो है हीमोग्लोबिन ही अलग अलग सेल्स तक ले जाता है, फिर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। मान लीजिए
क्योंकि जो O2 है हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए, ठीक है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ठीक है। लेकिन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो जो रिएक्शन है वो जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो रिएक्ट कर जाएगा, ये मोस्ट ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करने लगेगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करने लगेगा। तो फिर क्या होगा कि हमारे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और ऑक्सीजन जो सेल्स है हमारे वो धीरे धीरे मरने लगेंगे और जैसे जैसे वो डेड होने लगेंगे तो ह्यूमन बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे लोग डेथ भी कॉज हो सकती है, क्योंकि फिर हमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है ना हमारे शरीर में, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए, हमारे सेल्स को क्या मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है जो कि उनको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिर वो क्या करेंगे, इससे पैरालाइज वगैरह हो सकता है और मतलब अनइवन डेथ भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके वो मतलब हीमोग्लोबिन क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो सेल्स तक पहुंचाने लगता है, और जो कि हमारे सेल्स को इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर जैसे हमने कोई भी चीज़ कंबशन किया तो उसके जो कार्बन पार्टिकल्स हैं अगर पूरी तरीके से बर्न नहीं रहते हैं तो वो अनसस्पेंडेड फॉर्म में वो जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं दी सस्पेंडेड पार्टिकल्स कुड बी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स और सब्सटेंस, वो मतलब पूरी तरीके से नहीं जले हुए हैं, अनबर्न्ड है कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है। तो उन्हें हम लोग दैट सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मान लीजिए कोई कंबशन हुआ किसी भी फॉसिल फ्यूल का, ठीक है, तो द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर। तो ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है कुड बी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स भी हो सकते हैं ये। तो इन सब्सटेंसेस को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ओके। एक और चीज़ हम लोग CFC के बारे में, अब CFC अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि पहले के टाइम पे रेफ्रिजरेटर में और बहुत ज़्यादा एयर AC वगैरह में बहुत इनका यूज़ किया जा रहा था, बट नाउ दीज डेज इट इज़ बैंड। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे ऊपर में जो लेयर है ना O3 जो ओजोन लेयर है, ठीक है, जो कि सन की अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाती है, O3, ठीक है, ओजोन लेयर। तो ये क्या कर रहा था, उसमें डिप्लीशन कॉज कर रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से जो रेस थी वो डायरेक्ट हमारे अर्थ तक पहुंच सकती थी, जिसकी वजह से स्किन कैंसर वगैरह या स्किन डिजीज़ेस बहुत सारी कॉज हो सकती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, और जो प्रेजेंस है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स कॉज विजिबिलिटी टू द लोअर स्पेशली इन द कोल्ड वेदर। जो हमें स्मॉग दिखाई देता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं दैट इज़ कोहरा, हाँ, तो जो वो स्मॉग दिखाई देता है, ये जो पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, तो ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जिसकी वजह से, क्योंकि उस समय धूप तो रहती नहीं है, ठीक है, धूप तो रहती नहीं है कि सारी जो वाटर वेपर्स हैं जल्दी से उड़ जाए, टेम्परेचर जो है बहुत लो रहता है और वाटर वेपर्स भी हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिसकी वजह से जो स्मॉग है वो हमें दिखता है, ठीक है। इट इज़ विजिबल इन इंडिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, जैसे कि बहुत कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी स्मॉग की, कि लोग अगर सुबह मॉर्निंग वॉक में भी जा रहे थे तो दे हैव टू पुट मास्क ऑन देयर फेस, बिकॉज जितना तो वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे फ्रेश एयर लेने, उनको स्मॉग और इससे और भी ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक है। सो दे पुट मास्क ऑन देयर फेस। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा बेसिस पे अगर होती रहेंगी, जैसे कभी कभार सुबह के टाइम पे आप देखेंगे कभी कभार बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाई देता है धुंधला धुंधला सा, ठीक है, तो दैट इज़ ड्यू टू द पोल्यूशन, ओके। तो स्टडीज़ कहती हैं कि अगर इनको रेगुलर बेसिस पे एयर पोल्यूशन अगर होता रहेगा और स्मॉग कॉज होता रहेगा तो लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, और हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, बहुत सारी एलर्जिकल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन बताई गई है, एन इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंसेज इन द एयर इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन, ओके। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ दैट, हमको क्या करना है,
कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, बहुत ज़्यादा अगर यूज़ नहीं है तो हमें इको फ्रेंडली होना है, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, प्लास्टिक का रीयूज़ करना है, उसको रिसाइकल करना है, कोई भी सब्सटेंस है उसको रीयूज़ करें, रिसाइकल करें, ठीक है। बट उसको किसी भी तरीके हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को हमें बचाना है ना, तो प्लास्टिक का यूज़ बंद कर देना है। व्हीकल्स हमें जितना यूज़ करना है जिसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हार्मफुल गैसेस ना निकले, जैसे हम नेचुरल गैसेस का यूज़ कर सकते हैं, सीएनजी वगैरह का यूज़ आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। हम लोगों को, जहाँ पर ये चीज़ें अवेयर नहीं है लोग, वहाँ पर अवेयरनेस ला सकते हैं, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें ना हो। जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, जो फैक्ट्री हैं जहाँ पर, उनको हमेशा रेजिडेंशियल एरियाज़ के बाहर ही बनाया जाना है। तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक इसके देख लें इसकी एक्टिविटी की, तो लाइकेंस के बारे में बात की गई है। तो लाइकेंस कब फॉर्म होते हैं? लाइकेंस आप कह सकते हैं ना, दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फंजाई एंड एल्गी, ठीक है। तो फंजाई और एल्गी का वही जो कॉम्बिनेशन होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज लाइकेन। तो एल्गी जो है वो आप कह सकते हैं ना कि फूड वगैरह प्रिपेयर करता है, और फंजाई प्रोटेक्शन वगैरह का काम करता है। तो लाइकेंस जो है ना, हमेशा आपको फ्रेश एरियाज़ में ही देखने को मिलेंगे। फ्रेश एरिया में ही, वो कभी भी पॉल्यूटेड एरिया में लाइकेंस नहीं ग्रो करते हैं। वो हमेशा कहाँ ग्रो करेंगे? हमेशा फ्रेश, एकदम फ्रेश, जहाँ पर बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होगा, वहाँ एरियाज़ में आपको लाइकेंस देखने को मिलेंगे। तो वही एक्टिविटी बताई गई है कि आप एक घर में लगा लीजिए जहाँ पर बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं हो, और कुछ रोड साइड पे लगा लीजिए। आप देखिए कि क्या वहाँ पर लाइकेंस हो रहे हैं, अगर हैं तो फिर कहाँ पर हैं। तो इस तरीके से आप वही सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। So in this video we will talk about till here, and in the next video we will talk about water a wonder liquid. Okay, so see you in the next video. Please, if you like my video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you.